हाइपरकैलेमिया के ट्रीटमेंट का आप देख लेते हैं। तो हाइपरकैलेमिया बेसिकली तुम्हारा ईसीजी मैनिफेस्टेशन जब हम देख रहे हैं ऑफ हाइपरकैलेमिया शुड बी कंसीडर्ड मेडिकल इमरजेंसी। उसको हम मेडिकल इमरजेंसी में ट्रीट करेंगे ईसीजी मैनिफेस्टेशंस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अर्जेंटली वहाँ पे ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। होवर द पेशेंट विद द सिग्निफिकेंट हाइपरकैलेमिया, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हाइपरकैलेमिया है 6.5 मिलीमोल पर से ज़्यादा आपका पोटेशियम कंसंट्रेशन प्लाज्मा में आ रहा है, एंड एब्सेंस ऑफ द ईसीजी चेंजेस शुड बी एग्रेसिवली मैनेज, उन्हें हमें एग्रेसिवली मैनेज करना है। गिवन द लिमिटेशन ऑफ द ईसीजी चेंजेस एज प्रिडिक्टेड ऑफ द कार्डियक टॉक्सिसिटी, अर्जेंट मैनेजमेंट वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, जिसमें हमें एडमिशन करना है हॉस्पिटल में पेशेंट को। ठीक है, कंटिन्यूसली कार्डियक मॉनिटरिंग करनी है एंड इमीडिएट ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरकैलेमिया बेसिकली 3 स्टेज में डिवाइड होता है। जो हम फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट देखेंगे तो उसमें हमें क्या करना है, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ द ट्रीटमेंट में हमें इमीडिएट एंटागोनिज्म ऑफ द कार्डियक इफेक्ट ऑफ द हाइपरकैलेमिया। इंट्रावेनस कैल्शियम सर्व्स टू प्रोटेक्ट द हार्ट, आईवी कैल्शियम हमें दे देना है जिससे वो हार्ट को प्रोटेक्ट रखेगा। वेरस अदर मेजर्स आर टेकन टू करेक्ट द हाइपरकैलेमिया। कैल्शियम रेजेस द एक्शन पोटेंशियल थ्रेशोल्ड, कैल्शियम एक्शन पोटेंशियल थ्रेशोल्ड को बढ़ा देता है, रिड्यूस करता है एक्साइटेबिलिटी को विदाउट चेंजिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज किए बिना वो बेसिकली एक्शन पोटेंशियल को बढ़ाता है। बाय रिस्टोरिंग द डिफरेंस बिटवीन द रेस्टिंग एंड द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, कैल्शियम रिजर्व्स द depolarization blockage to hyperkalemia. The recommended dose is 10 ml or 10% calcium gluconate, 10 ml of 10%, 10 याद रखो, कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है। 3 to 4 ml of the calcium chloride infused intravenously IV over 2 to 3 minutes with cardiac monitoring, कार्डियक मॉनिटरिंग करते रहना है। द इफेक्ट ऑफ द इन्फ्यूजन स्टार्ट्स इन 1 to 3 मिनट्स, 1 से 3 मिनट में स्टार्ट हो जाता है इन्फ्यूजन का इफेक्ट आफ्टर इन्फ्यूजन, और 30 से 60 मिनट तक की वो रहता है। द डोज शुड बी रिपीटेड इफ देयर इज नो change in the ECG finding or if they recur after initial improvement. ठीक है, hypercalcemia potentiate the cardiac toxicity of digoxin, hence intravenous calcium should be used with extremely caution, इसीलिए बहुत caution से देना चाहिए in the patient taking its medication if just necessary. 10 ml of the 10% calcium gluconate can be added to 100 ml of the 5% dextrose, इसीलिए जो 10 ml 10% gluconate को हमें ऐड कर देना चाहिए। 100 ml 5% dextrose in water and infused over 20 to 30 मिनट टू अवॉइड एक्यूट हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया ना हो जाए उसको अवॉइड करने के लिए हमें 100 ml ऑफ द 5% एक्सट्रोज इन वाटर एंड इन्फ्यूज्ड ओवर 20 to 30 मिनट्स यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो सेकेंड स्टेज होगी उसमें क्या करना है, रैपिड रिडक्शन इन द प्लाज्मा पोटेशियम कंसंट्रेशन। चूँकि हमारा हाइपरकैलेमिया पोटेशियम बहुत ज़्यादा है तो उसको रिड्यूस करने के लिए बाई या तो रीडिस्ट्रीब्यूशन इनटू द सेल यूज़ करें, उसके लिए क्या करेंगे, इंसुलिन का यूज़ करेंगे। इंसुलिन बेसिकली लोअर करता है प्लाज्मा पोटेशियम कंसंट्रेशन बाय शिफ्टिंग द पोटेशियम इनटू द सेल। रिकमेंडेड डोज इज 10 यूनिट्स ऑफ द इंट्रावेनस रेगुलर इंसुलिन, जो रेगुलर इंसुलिन है उसकी 10 यूनिट्स का यूज़ करना है, फॉलोड बाय इमीडिएटली 50 ml ऑफ 50 ml of 50% dextrose, that is D50 W, 25 ग्राम of the glucose total उसमें होता है। The effect begins in the 10 to 20 minutes, peaks at 30 to 60 minutes, lasts for 4 to 6 hours. Bolus D50 W without insulin is never appropriate given the risk of acutely worsening hyperkalemia. अगर बोलस दे रहे हो तो वो हाइपरकैलेमिया और वर्सन हो सकता है ड्यू टू ऑस्मोटिक इफेक्ट ऑफ हाइपरटोनिक ग्लूकोज। हाइपरटोनिक ग्लूकोज रहेगा तो वो बेसिकली और भी प्रॉब्लम कर सकता है, इसीलिए हम यहाँ पे 50 ml 50% डेक्सट्रोज
आईवी में ही दे रहे हैं इंट्रावेनस रेगुलर इंसुलिन के साथ, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया इज कॉमन विद द इंसुलिन प्लस ग्लूकोज। हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है जब हम इंसुलिन के साथ ग्लूकोज दे रहे हैं। हेंस दिस शुड बी फॉलोड बाय इन्फ्यूजन ऑफ 10% डेक्सट्रोज एट 50 to 75 ml पर आवर विथ क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन। इसीलिए हमें ग्लूकोज का कंसंट्रेशन वहाँ पे मॉनिटर करके रखना है, ठीक है। और पर आवरली 50 to 75 ml 10% डेक्सट्रोज दे सकते हो, ठीक है। इन हाइपरकेलेमिक पेशेंट ग्लूकोज कंसंट्रेशन मोर देन 200 to 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इंसुलिन शुड बी एडमिनिस्टर्ड विदाउट ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज कंसंट्रेशन 200 से ऊपर आ रहा है, 250 से ऊपर आ रहा है, तब आप बिना ग्लूकोज के इंसुलिन को एडमिनिस्टर करोगे, अगेन विद क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द ग्लूकोज कंसंट्रेशन, ठीक है। फिर बीटा टू एगोनिस्ट मोस्ट कॉमनली एल्ब्यूटेरॉल आर इफेक्टिव बट अंडर used agent for the acute management of hyperkalemia. Albuterol and insulin with the glucose have additive effect on the potassium plasma concentration. However, 20% of the patient with the ESRD are resistant to the effect of the beta 2 agonist. Hence, these drugs should not be used without इंसुलिन। इन ड्रग्स को हम बिना इंसुलिन के नहीं। रिकमेंडेड डोज बेसिकली फॉर द इनहेल्ड एल्ब्यूटेरॉल इज 10 to 20 mg of nebulized albuterol in the 4 ml of the normal saline। 4 ml नॉर्मल सलाइन में हम देंगे, इनहेल्ड ओवर 10 मिनट्स। द इफेक्ट स्टार्ट्स इन अबाउट 30 मिनट, 30 मिनट इफेक्ट आ जाता है और पीक हो जाता है 90 मिनट्स में। लास्ट फॉर 2 to 6 आवर इफेक्ट उसका रहता है। हाइपरग्लाइसीमिया इज अ साइड इफेक्ट। हाइपरग्लाइसीमिया साइड इफेक्ट है अलॉन्ग विद द टैकीकार्डिया। बीटा एगोनिस्ट शुड बी यूज्ड विद द कॉशन इन द हाइपरकेलेमिक पेशेंट with known cardiac disease. Intravenous bicarbonate has no role in acute treatment of hyperkalemia, but may slowly attenuate hyperkalemia without sustained administration over several hours. It should be noted, it should be given repeatedly as a hypertonic intravenous bolus of the undiluted ampules, given the risk of associated hypernatremia and hypertonicity, but should be infused in the isotonic or hypotonic fluid. 150 milliequivalent of the sodium bicarbonate in 1 liter of the D5W in the patient with the metabolic acidosis। in patient में metabolic acidosis है, a delayed drop in the potassium concentration can be seen after 4 to 6 hours of isotonic bicarbonate infusion। जो थर्ड स्टेज में ट्रीटमेंट है, दैट इज रिमूवल ऑफ द पोटेशियम। इट इज टिपिकली अकम्प्लिश्ड बाय यूजिंग द कैटायन एक्सचेंज रेजेंस, डायरेटिक्स और द डायलिसिस। द कैटायन एक्सचेंज रेजेंस सोडियम पॉलीस्टराइन सल्फेट, दैट इज SPS, सोडियम पॉलीस्टराइन सल्फोनेट, exchanges sodium for potassium in the gastrointestinal tract and increases the fecal excretion of potassium। The recommended dose of the SPS is 15 to 30 gram of powder and almost always given in the pre-made suspension with 33% sorbitol। The effect of the SPS on the plasma potassium concentration slow होता है। The full effect may take up to 24 hours, usually require repeated dose every 4 to 6 hour। intestinal necrosis टिपिकली ऑफ द कोलन इलियम हो सकती है, इज अ रेयर बट फेटल कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एसपीएस। एसपीएस का फेटल कॉम्प्लिकेशन है ये, ठीक है। इंटरस्टिशियल नेक्रोसिस। इंटरस्टिशियल नेक्रोसिस इज मोर कॉमन इन द पेशेंट विद द रिड्यूस्ड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, जिनमें मोटिलिटी कम होती है, दैट इज इन द पोस्ट ऑपरेटिव स्टेट आफ्टर द ट्रीटमेंट with opioids। The co-administration of the SPS with the sorbitol appears increase the risk of the intestinal necrosis। However, the complication can also occur with the SPS alone in the animal model। SPS is a causative agent, low but real risk of intestinal necrosis with the SPS, which can sometimes be the only available appropriate therapy for the removal of the potassium, must be weighted against the delayed onset of the efficacy।
Whenever possible, alternative therapy for the acute management of hyperkalemia, alternate potassium binder, aggressive distributed therapy, isotonic bicarbonate infusion, diuretic, or the hemolysis should be used instead of SPS. Novel intestinal potassium binders have recently become available for the management of the hyperkalemia. These agents lack intestinal toxicity of the SPS, are preferred over the SPS for the management of the hyperkalemia. Patrinomas. Patriomer's is a non-absorbed polymer provided as powder for suspension, which binds potassium in exchange for cation. In healthy adults, patyromer causes a decrease in the urinary potassium, magnesium, and the sodium excretion, suggesting binding of the polymer to these cations in the intestine. And notably, major side effect of the medication is hypomagnesemia. ZS9, that is sodium zirconium cryosilicate, is an inorganic non-absorbable crystalline compound that exchanges both sodium and the hydrogen ion in exchange for the potassium and the ammonium in the intestine. The agents have revolutionized the management both in the chronic and the acute hyperkalemia. In particular, the availability of safe, well-tolerated potassium binders allow the greater intensity of the renin-angiotensin-aldosterone system inhibition in both the renal and the cardiac disease. The therapy with the intravenous saline may be beneficial in hypovolemic patients with the oliguria and decreased distal delivery of the sodium. With associated reduction in the renal potassium excretion, loop and thiazide diuretic can be used to reduce the potassium concentration in the volume replete or hypervolemic patient with the sufficient renal function for diuretic response. This may be needed to be combined with the intravenous saline and isotonic bicarbonate to maintain the euvolemia. The हेमोडायलिसिस इज मोस्ट इफेक्टिव. हेमोडायलिसिस बहुत इफेक्टिव रहती है इस केस में. ठीक है. रिलायबल मेथड है टू रिड्यूस पोटेशियम कंसंट्रेशन. पेरिटोनियल डायलिसिस इज कंसिडर्ड लेस इफेक्टिव. पेशेंट विद एक्यूट किडनी इंजरी रिक्वायर्ड टेम्परेरी अर्जेंट venous access for hemodialysis with the attendant risk. In contrast, patients with the ESRD or advanced chronic kidney disease may have pre-existing venous access. The amount of potassium removed during the hemodialysis depend upon the relative distribution of the potassium in intracellular and extracellular fluid, potentially affected by the prior therapy for hyperkalemia. The type and the surface of for the dialyzer used and dilate the blood flow rate, distillate flow rate, dialysis duration and the plasma to dialysate potassium gradient. तो यहाँ पे हमारा हाइपरकेमिया का ट्रीटमेंट जो कि हैरिसन में दिया हुआ है.